सीआरपीसी के अंतर्गत पिछली बार हमने संबंध और उसके प्रारूप के बारे में और उसकी तामील के बारे में प्रावधान देखे थे। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो गिरफ्तारी के वारंट से संबंधित सेक्शन 70 से 81 तक, सेक्शन 70 to 81 तक आज हम इसमें देखेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया होगी। बस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस पार्ट बी में यही प्रोविजन बताती है कि वारंट किस प्रकार से जारी किया जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, क्या किसी सामान्य व्यक्ति को भी वारंट निर्दिष्ट किया जा सकेगा, या गिरफ्तारी की अवधि क्या होगी, वारंट जो है वो कब तक अस्तित्व में रहेगा। ये सारी चीजें हम सेक्शन 70 to 81 के अंतर्गत आज देखेंगे। तो सिंपली सेक्शन 70 हमें ये कहती है कि गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि क्या होगी। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को जान लेते हैं कि वारंट का फॉर्मेट क्या होता है। जैसा कि मैंने संबंध के बारे में आपको बताया था कि संबंध जो है वो उस न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा, उसका नाम सबसे ऊपर होगा। ठीक उसी प्रकार का प्रारूप जो वो वारंट का भी होता है, जो कि किसी दंडिक न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जा सकने वाला प्रारूप होता है। तो इटसेल्फ सेक्शन 70 ये कहती है कि वारंट जारी करने वाले न्यायालय का सबसे ऊपर नाम होगा। उसके बाद जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसको उसका नाम, पता, व्यवसाय, आयु या कोई इंडिकेशंस इत्यादि उसमें दिए होंगे। वारंट किसको निर्दिष्ट किया गया है ये स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख होगा और अंत में उस प्रारूप में जारी किए जाने वाले न्यायालय का नाम होगा, उस न्यायालय की मुद्रा होगी और उस न्यायाधीश के हस्ताक्षर उस पर होंगे, तब जाकर के वो एक विधिक वारंट बनेगा। तो इस प्रकार से इसका एक फॉर्मेट जो है वो शेड्यूल में दिया गया है। साथ ही ये आपको प्रिंटेड बहुत सारे जो कोर्ट्स में टाइपिस्ट वगैरह होते हैं उनके पास मिल जाते हैं, स्टेशनरी की शॉप में मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है। तो इसका एक तो प्रारूप के बारे में हमने देख लिया। सेकंड है इसमें कि कब तक जो है वो वैध रहेगा, इसकी अवधि कब तक की होगी। तो वारंट की अवधि के बारे में सिंपली 2 प्रोविजंस दिए गए हैं। वो है पहला तो ये कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया गया था उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और न्यायालय में प्रस्तुत कर दे तो वारंट ऑटोमेटिक जो है वो संपूर्ण हो जाता है। और दूसरा ये है कि आगे कब तक जो वो वैध रहेगा, तो जब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है तब तक वारंट की वैलिडिटी बनी रहेगी। और यदि वो गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वो न्यायालय पर डिपेंड करता है कि वो उसको कंटिन्यू करती है या रद्द करे। तो कोर्ट अगर चाहे तो ऐसे जारी किए गए वारंट को किसी भी समय रद्द कर सकती है, वापस ले सकती है। तो इट्स सिंपली सेक्शन 71 प्रेस्क्राइब्ड अबाउट प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। तो इसमें जैसे हम बेल और बॉन्ड लिए जाने की बात करते हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि सीआरपीसी की धारा 107 में, 116 में, 151 में जब सिंपल तरीके से पुलिस जो वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकती है, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी प्रतिभूति के संबंध में, यानी सिक्योरिटी के संबंध में। देखिए, जो ऑफेंसेस अवेलेबल होते हैं और पुलिस अगर उसको गिरफ्तार करके लेके आती है तो पुलिस उसको बताएगी कि तेरा ऑफेंस जो है वो अवेलेबल है और आप जमानत पे छूट सकते हो। तो ऐसी स्थिति में उस एसएचओ के द्वारा, थानाधिकारी के द्वारा उसको ये सारी प्रक्रिया बताई जाएगी, कितनी राशि की जमानत जो है वो उसको देनी है। ऐसी स्थिति में वो जमानती ला करके जमानत की राशि के सिक्योरिटी बॉन्ड्स दे करके जमानत में छूट सकता है, घर जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश जो है वो दे सकता है। सेक्शन 72 हमें कहता है कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। वारंट सामान्यतया एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होंगे। होता यह है कि जो जिले का पुलिस मुखिया होता है, सामान्यतः सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर, जहां कमिश्नर सिस्टम है, उसके नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। उसके बाद जिस तहसील या मुख्यालय पे जो डिप्टी या उस थाने का एसएचओ होता है उसके नाम से वारंट निर्दिष्ट किया जाता है। सामान्यतः अगर ऐसी बात कोई संभावना है कि अभियुक्त विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो सकता है तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को भी
वारंट निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, जो कि उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 74, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। किसी कंसर्न पुलिस अधिकारी को अगर किसी दंडिक न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वही पुलिस अधिकारी अपने संसाधनों के साथ, अपनी फोर्स के साथ उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। यानी जब भी किसी पदीय स्वरूप के आधार पर या किसी पुलिस अधिकारी की उसकी व्यक्तिगत कैपेसिटी में जिस कार्य के लिए वो निपुण माना जाता है, ऐसे व्यक्ति को भी कोर्ट इस प्रकार का वारंट जारी कर सकती है। वारंट के सार की सूचना नेक्स्ट सेक्शन है। सेक्शन 75 हमें ये कहती है कि उस वारंट का सार क्या होगा, ब्रीफ क्या होगी, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन सी सेक्शंस में गिरफ्तार किया जा रहा है, किसके द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन सी कोर्ट में कितने बजे प्रस्तुत किया जाना है, ये सारी की सारी सूचना उसमें उल्लेखित की जाती है। उसके बाद सेक्शन 76 से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। जो ही पुलिस, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात हम हमेशा करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 और 22 जो है वो फंडामेंटल राइट्स में इस प्रकार के प्रोटेक्शंस की बात भी करता है, जैसे FIR के प्रति निःशुल्क दिया जाना, उसको प्रतिरक्षा की सूचना दिया जाना, जमानत की अपराध है या नहीं इसके बारे में बताया जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा बताई जानी चाहिए। तो जो ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है विदिन 24 आवर्स उसको सेक्शन प्राधिकारिता वाले न्यायालय में, जिस न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया गया है, उसके समक्ष पेश किया जाएगा। यहाँ 24 आवर्स की जो अवधि है वो अधिकतम बताई गई है, मिनिमम कुछ भी नहीं है। जो ही गिरफ्तार करता है, थाने में लेके जाता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है, प्रपत्र बनवाता है और चालान लेकर के वो कोर्ट में उसको तुरंत प्रस्तुत कर सकता है। यानी गिरफ्तारी के विदिन 1 आवर भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है अगर स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत इस प्रकार का अभियुक्त पाया जाता है तो। अन्यथा 24 आवर्स की जो है वो सीमा मैक्सिमम है। अगर इससे अधिक समय लगेगा तो उसका कारण उल्लेख करना पड़ेगा कि अधिक समय क्यों लगा है। सेक्शन 77 ये कहता है कि वारंट का निष्पादन कहाँ किया जाएगा। तो जहां भी अभियुक्त है पाया जाता है वहीं उस वारंट का निष्पादन किया जाएगा। मान लीजिए एक अभियुक्त जो है वो जयपुर का रहने वाला है और चूरू में पाया जाता है, तो वो जयपुर का पुलिस अधिकारी जिसके नाम से वारंट निर्दिष्ट किया गया था वो चूरू में उसको गिरफ्तार कर लेगा। यहाँ एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि जब इंटर स्टेट वारंट्स होते हैं, यानी राजस्थान का पंजाब में, हरियाणा में या उड़ीसा का राजस्थान में, इस प्रकार के वारंट को जो है वो एग्जीक्यूटिव पुलिस अधिकारी उस स्टेट की पुलिस के माध्यम से करेगा। ऐसी स्थिति में जबकि 24 आवर्स से ज़्यादा समय लगने की संभावना है। आजकल हम देखते हैं कि अभियुक्त भाग जाते हैं, संसाधन बहुत ज़्यादा हो गए, फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे चला गया, कलकत्ता चला गया, तो ऐसी स्थिति में जो है वो उसको वहीं के स्थानीय प्राधिकारिता वाले न्यायालय में एक बार प्रस्तुत करके और फिर कस्टडी में उसको ले सकेगा, ताकि 24 आवर्स का जो है वो नहीं हो और अभियुक्त के साथ किसी प्रकार की मारपीट या अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया हो। इस बात को लेकर के स्थानीय न्यायालय में पहले पेश किया जाता है, वहां से पुलिस कस्टडी में लेकर के उसको जिस न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया गया है वहां उसको पेश किया जा सकेगा। सेक्शन 78 की बात इसमें आई गई कि अधिकारिता के बाद निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट उस जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से वहां उसको स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार करके उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा। सेक्शन 79 कहती है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। तो ठीक ऐसी बात ही इसमें है कि एक स्टेट से बाहर के स्टेट में हो या एक जिले से दूसरे जिले में हो तो उस जिले के न्यायिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जारी किए जाने वाले वारंट जारी किए जाने वाले न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जा सकेगा। सेक्शन 80 कहती है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है वही व्यक्ति जो है वो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसकी प्रक्रिया जो है वो क्या होगी। तो जिस व्यक्ति के लिए वारंट जारी किया गया है उस व्यक्ति को के स्थान पर वो निर्दिष्ट व्यक्ति जिसको वारंट जारी किया गया है वहां पहुंचेगा और उसको वारंट का सार बताएगा
और ये बताएगा कि आपके खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी वारंट है। ये सारी प्रक्रिया वो पूर्ण करेगा। इसके अतिरिक्त और दूसरे लॉज में जो प्रक्रिया है उसको भी ऑप्ट करेगा। जैसे सूर्यास्त के पश्चात जो है वो और सूर्योदय से पहले सामान्यतः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। वो सामान्य प्रक्रियाएं जो है उसको फॉलो किया जाएगा। और इसकी लास्ट जो सेक्शन है वो 81 है, वो है उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। अब देखिए कि जो सेक्शन 70 से चीज प्रारंभ हुई थी वो 81 तक आते आते हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुके हैं और उस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आगे की फिर प्रक्रिया क्या होगी, कोर्ट क्या करेगा। मान लीजिए एक्स व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था और निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस न्यायालय के सम्मुख जिसने वारंट जारी किया है प्रस्तुत करता है, तो कोर्ट फिर क्या करेगी। कोर्ट आगे की प्रक्रिया करेगी, उसको देखेगी कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनना पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। अगर नहीं पाया जाता है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। अगर पाया जाता है तो फिर वो देखेगी कि पुलिस जो है वो पुलिस कस्टडी की डिमांड कर रही है या जुडिशियल कस्टडी की डिमांड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टडी में भेजेगा। फिर आगे की जो प्रक्रिया है आने वाली धाराओं में ठीक उसी प्रकार से देखेंगे जजमेंट तक जब हम किस प्रकार से पहुँचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा चैप्टर है आपका जिसमें वारंट के संबंध में प्रोविजन दिए गए हैं। थैंक यू।